गुड मॉर्निंग क्लास, हाउ आर यू ऑल? ऑल आर गुड? अगर गुड भी नहीं है तो अब गुड हो जाइए कि होप सो ये लास्ट वीडियो हो, उसके बाद तो हमें फेस टू फेस ऑफलाइन क्लासेस स्टार्ट करनी है। सो स्टूडेंट्स, एज यू नो वेरी वेल, आवर चैप्टर जेनेटिक्स इज गोइंग ऑन। ओके, हमें जेनेटिक्स में बोल सकते हैं आप बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, वॉट एवर यू वांट, क्योंकि जेनेटिक्स ही इसका मेन क्या होता है, टाइटल है। ठीक है, my dear students, so take out your books, your notebooks, take out your pens. प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशंस। स्टूडेंट्स, मैंने इनहेरिटेंस और वेरिएशंस का मतलब आप लोगों को बता दिया था क्या होता है। ओके, जो प्रीवियस वीडियो थी उसमें मैंने आप लोगों को इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया था, अबाउट इट्स डिस्कवरी। ठीक है, बाय द साइंटिस्ट ग्रीगर मेंडल चूज द पी प्लांट, What was the reason behind their success? ठीक है, कुछ पॉइंट्स थे जो पे हम लोगों ने डिस्कशन किया था। रीजन फॉर मेंडल सक्सेस थे, रीजन फॉर सिलेक्टिंग पी प्लांट। ठीक है, कुछ इस तरह की चीज़ें थी जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। आज फिर से हमें कुछ बेसिक टर्म्स क्या करनी है, डिस्कस करनी है, कुछ बेसिक नॉलेज गेन करनी है। तो स्टार्ट करते हैं हम जीन्स से कि जीन्स होते क्या हैं। ऐसे मैंने बताया था लास्ट वीडियो में भी, जीन्स आर द बेसिक फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। ठीक है, या ये बोल सकते हैं दे आर द हेरिडिटरी यूनिट्स विच ट्रांसमिट फ्रॉम वन जनरेशन टू द नेक्स्ट जनरेशन और फ्रॉम पेरेंट्स टू देयर प्रोजेनीज। ठीक है, दीज आर द मेन कॉज ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट। ओके, तो चलिए हम जीन के बारे में देखते हैं, किसने डिस्कवरी की थी और कैसे इनके बारे में हमें पता लगा है। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, जीन फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का मतलब मैं आप लोगों को ऑलरेडी बता चुकी हूँ। ठीक है, ये टर्म जो जीन टर्म है ये किसके द्वारा दी गई है, किसके थ्रू दी गई है, बाय जॉनसन। जॉनसन बोल सकते हो, ये वो वाला नहीं है, वो जॉनसन बेबी, तभी आप वो लोग सोचो। ओके, बट अगर मैं मेंडल के बारे में बात करती हूँ, मुझे पता है जेनेटिक्स के फादर मेंडल हैं। तो जिस टाइम मेंडल ने डिस्कवरी की थी अपनी, इस टाइम टेक्नोलॉजी तो डेवलप नहीं थी, तो इन्होंने बस ये कहा था कि हाँ कुछ होता है जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफ़र होता है और अपने आप को एक्सप्रेस करता है, ट्रेड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो उस टाइम इन्होंने जीन्स को क्या कहा था, साइंस मेंडल ने फैक्टर्स। ओके, given by मेंडल, ग्रीगर मेंडल भी बोल सकते हो। ओके, ये किसने बोला था, सर ग्रीगर मेंडल ने बोला था कि जो क्या होती हैं फैक्टर्स होते हैं वही एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होते हैं। जब फर्दर स्टडीज़ की गई, टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, तो पता लगा कि वो फैक्टर्स एक्चुअली में होते क्या हैं, वो जीन्स होते हैं। ठीक है, अब चलिए हम और टर्म्स डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, फर्स्ट टर्म आपकी आती है, सेकंड टर्म आती है एलीली। एलीली, ठीक है, एलीली क्या होती है, फॉर्म्स ऑफ अ जीन। ये जीन की एक फॉर्म होती है, फॉर्म ऑफ अ जीन। ठीक है, देखिए
या इसको अगर मैं बहुत ईजी और नॉर्मल लैंग्वेज में बोलूँ तो एलिली होती क्या है, द पोजिशन ऑफ अ जीन, द पोजिशन ऑफ अ जीन। ओके, कि जीन की क्या पोजीशन है, क्या लोकेशन है, यही क्या होता है, ये हमारी क्या कहलाती है, एलिली कहलाती है। ठीक है, सपोज कीजिए जैसे मैंने आप लोगों को एक बार बताया भी है, लेट्स सपोज दिस वन इज द क्रोमोसोम। ठीक है, एंड एज वी ऑल नो कि जो डीएनए होता है, डीएनए होता है, डीएनए किस पे लाई करता है, क्रोमोसोम्स पे ही लाई करता है। सपोज कीजिए कि हमारा डीएनए है, ऐसे ही ऑन द बोथ स्ट्रैंड्स ऑफ क्रोमोसोम्स। ओके, क्लियर है। अब देखो मैंने आपको बताया था मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस वाले चैप्टर में कि एक्चुअली हमारे न्यूक्लियोटाइड्स है ना, वही तो जीन्स होते हैं। न्यूक्लियोटाइड्स तो मिलके फॉस्फेट ग्रुप, पेंटोज शुगर एंड नाइट्रोजनस बेस, ये तीनों मिलके तो पूरा एक क्या कहते हैं, फिर पूरा ग्रुप बनाती हैं। इसके जब ये तीनों मिल जाते हैं उसके बाद ही रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन या ट्रांसलेशन आगे बढ़ता है। ठीक है, तो अल्टीमेट में हमारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं उनको हम क्या बोल सकते हैं, जीन्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो देखिए, तो अब सपोज कीजिए हमारा एक न्यूक्लियोटाइड यहाँ पे है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, मतलब डिफरेंट पोजिशंस पे वो लाई कर रहे हैं, तो ये भी क्या होती है, एलिली होती है। ओके, ये क्या होंगी, उनकी एलिलीज हो जाएंगी। क्लियर है, ये बात ही एलिलीज की। अब होता है जो क्रोमोसोम्स है, जैसे हमारा ये क्रोमोसोम है कंप्लीट, और ये जो टू स्ट्रैंड्स हैं, इन टू स्ट्रैंड्स को क्या बोला जाता है, दीज टू स्ट्रैंड्स आर नोन एज सिस्टर क्रोमेटिड्स, सिस्टर क्रोमेटिड्स। ओके, सिस्टर क्रोमेटिड्स कहते हैं इनको। ये बात थी रिगार्डिंग एलिलीज से रिगार्डिंग। आप इसको लिखिए, फिर हम आगे ट्रेड्स या जीन्स को ही फर्दर लेके चलते हैं कि क्या रहेंगे। राइट डाउन दिस इन योर ओन इजी एंड अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। चलिए अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट हम जीन्स को ले लेते हैं ट्रेड्स। जीन्स को लेकर होता है ट्रेड्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो हमारे जो ट्रेड्स हैं, ट्रेड्स आर ऑफ टू टाइप्स। ट्रेड्स are of two types. ओके, ट्रेड्स इसको कहते हैं, इसको नहीं बताया तो देख लो जीन्स कि द फर्स्ट वन इज डोमिनेंट जीन एंड सेकेंड इज रिसेसिव जीन। ओके, एक आपका होता है डोमिनेंट जीन, एक होता है रिसेसिव जीन। पता है क्या होता है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन? लास्ट टाइम भी सबने पढ़ा है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। बात और जो डोमिनेंट है उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं और रिसेसिव को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि क्या कैरेक्टर्स हैं या जो भी आपको देखना है 7 कैरेक्टर्स में से। ठीक है, बेटा देखो डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन को कुछ इस तरह से समझो कि देखो नॉर्मल, पहले मैं आपको लैंग्वेज में बता देती हूँ।
डोमिनेंट जीन क्या होता है? जो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है, ठीक है। वो जीन जो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस करता है और दूसरे जीन को क्या कर देता है? वो डोमिनेट कर देता है, दबा देता है। अपने आप को तो कम्प्लीटली, अपने आप को तो मतलब ऊपर दिखाता है, ऊंचा दिखाता है, और दूसरे को दबा देता है, उसे खुद को एक्सप्रेस करने नहीं देता, तो उसे क्या कहा जाता है? डोमिनेंट जीन कहा जाता है, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पे एग्जाम्पल ले लो, आपके 2 क्लासमेट्स हैं, सपोज द फर्स्ट वन इज द जानवी एंड सेकंड वन इज द इकरा, ठीक है। एक इकरा जानवी हो गई और एक इफ्रा हो गई। इफ्रा ले लो या महक ले लो, ठीक है। जो जानवी है वो क्या है? डोमिनेंट है, और जो महक है वो क्या है? रिसेसिव है, ठीक है। जानवी डोमिनेंट है, महक रिसेसिव है। तो व्हाट आई मीन टू से कि जो जानवी है वो अपने आप को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर सकती है, बट महक नहीं कर सकती। यहाँ से आप सपोज कीजिए क्लास में फुल स्ट्रेंथ आई है, ठीक है, क्लास में फुल स्ट्रेंथ आई है, सब बच्चे प्रेजेंट है। जानवी जो है वो सपोज कीजिए, मुझे नहीं पता, मतलब दोनों से ही नहीं मिली हूँ, कि जो जानवी है सपोज वो है टॉपर 90 to 100% स्कोरर वाली, ठीक है। 90 to 95 ले लीजिए, तो उसके मार्क्स एग्जाम के मार्क्स आते हैं 90 to 95%, ओके। और महक के कितने आते हैं? महक के आते हैं 60 to 65%। डोंट माइंड, ये मैंने ऐसे ही मतलब सपोज किया है, ओके। तो ये जानवी क्या है? 90 to 95% है, और महक 60 to 65% है। ये 2 स्टूडेंट्स हैं मेरी क्लास में। अब जो मैंने जैसे कि बताया क्लास में फुल स्टूडेंट है, मैंने कोई क्वेश्चन पुटअप किया है, तो सबसे पहले अपने आप को एक्सप्रेस कौन करेगा? महक और जानवी। जानवी एक्सप्रेस करेगी ना खुद को। इतने क्लास में टॉपर बच्चा प्रेजेंट है, वो किसी और को बोलने ही नहीं देगा, ना तो उसने उसकी खुद की क्वेरीज खत्म होने में आती है, ना ही वो किसी और को आंसर देने देता है। जब किसी कोई क्वेश्चन पढ़ता है वो पहले से ही बोल पड़ता है। यही होता है ना कि वो खुद को ही एक्सप्रेस करता रहता है और दूसरे को क्या करता है? नीचे दबा देता है। वो भले ही जानबूझ के नहीं करता, वो अल्टीमेटली खुद को हो ही जाता है कि जब वो खुद को इतना एक्सप्रेस कर रहा है तो टीचर किसी को तरफ ध्यान दे नहीं सकते। तो वो क्या होता है कि जो दूसरे स्टूडेंट है, बाकी के स्टूडेंट है, वो क्या होंगे? डोमिनेट हो जाएंगे, कहीं ना कहीं उसकी होशियारी में दब जाएंगे, उसकी इंटेलिजेंस में यही तो होगा ना। तो यहाँ पे क्या हुआ? जानवी क्या कर गई? खुद डोमिनेट होके महक को डोमिनेट कर गई, मतलब महक को दबा दिया, और महक दब गई। जो दब जाता है, जो डोमिनेट हो जाता है, उसे बोल देते हैं रिसेसिव, ओके। जो दब जाता है उसको क्या बोल देते हैं बेटा? रिसेसिव बोल देते हैं, ओके। तो महक जो जानवी है उसको अपनी हेल्प के लिए किसी की ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली खुद को एक्सप्रेस कर सकती है। अगर सपोज करो जानवी को हम जे से रिप्रेजेंट करते हैं, जे से, ठीक है, जे से रिप्रेजेंट करते हैं जानवी को, तो ये इसका सिंबल है एक तरह से। तो इसको किसी की नीड नहीं है। कहीं एक बार क्या हुआ, मैंने जो सपोज कीजिए कल की क्लास में पढ़ाया, वो कोई बच्चा पढ़ के नहीं आया, जैसा थोड़ा बहुत पढ़ के आया, लेकिन जानवी 100% पढ़ के आई है, जानवी सारा पढ़ के आई है। तो जब मैं नेक्स्ट डे क्वेश्चन पुटअप्स करूँगी, जानवी एक्यूरेट आंसर देगी क्योंकि वो सारा पढ़ के आई है। वो खुद को क्या करेगी? एक्सप्रेस करेगी, डोमिनेंट रहेगी और दूसरे को डोमिनेट कर देगी। लेकिन बाई चांस सपोज कीजिए जो मैंने कल स्कूल में पढ़ाया वो, ठीक है, जानवी ने यहाँ पे बहुत ध्यान से सुना, बट ड्यू टू देयर सम पर्सनल रीजंस वो घर से पढ़ नहीं पाई। तो उसके घर पे गेस्ट आ गए या उसकी कोई हेल्थ इशू हो गया है तो वो नहीं पढ़ पाई, और वो सिर्फ अपने आप को जो स्कूल में रही वो अपने आप को अपना 100% नहीं दे पाई, ठीक है। तो फिर उसका क्या रह गया? यहाँ पे एक जे रह गया है। तो स्टूडेंट्स, एक खास बात ये है कि जो टॉपर्स बच्चे होते हैं ना, अगर वो एक दिन किसी वजह से जाके ना पढ़ पाए तो भी वो इतने कैपेबल होते हैं कि टीचर जो क्वेश्चन पुट कर रहा है वो उसका आंसर दे सके, ठीक है। सपोज करो क्लास में अब भी महक भी है और जानवी भी है, बस जानवी से थोड़ी सी गलती क्या हुई, उसने घर जाके नहीं पढ़ा, लेकिन महक ने पढ़ा है, ठीक है। जानवी ने भी नहीं पढ़ा, महक ने भी नहीं पढ़ा, लेकिन जानवी ने क्लास में बात ध्यान से सुनी थी कि मैम ने क्या बोला है, ठीक है। तो अब अगर मैं क्वेश्चन पुट अप कर रही हूँ तो उसका ज़्यादा आंसर कौन देगा? ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ किसकी है? अभी भी जानवी की ही है। जानवी भले ही घर जाकर नहीं पढ़ पाई किसी वजह पर, उसने क्लास में ध्यान से सुना था,
ठीक है, तो उसका क्लास में होना ही दूसरे को डोमिनेट कर रहा है। अगर वो क्लास में है तो दूसरा जो है ना वो हेजिटेशन की वजह से या किसी भी वजह से खुद ब खुद क्या हो जाएगा, डोमिनेट हो जाएगा। तो अगर जानवी चाहे मतलब हाफ आए या कंप्लीट आए, वो हमेशा खुद को एक्सप्रेस करेगी इस कंडीशन में क्योंकि वो डोमिनेंट है। और अगर महक की बात करती हूँ, महक खुद को कब एक्सप्रेस करेगी, महक कब क्वेश्चन का आंसर देगी, तो 60 to 65% मीनिंग कम हो गया है। सपोज कीजिए 75 to 80, ठीक है। महक आंसर कब देगी, जब जानवी बिल्कुल ही एब्सेंट होगी क्लास में। उस दिन जानवी आएगी नहीं तो उस दिन महक को चांस मिलेगा आंसर देने का, वरना जानवी महक को खुद को रिप्रेजेंट करने नहीं देगी कभी भी, ठीक है। तो महक खुद को रिप्रेजेंट करेगी ऑलवेज इन द अब्सेंस ऑफ जानवी। महक को खुद को रिप्रेजेंट करने के लिए कंडीशन है कि वहाँ पे कोई भी डोमिनेट करने वाला ना हो, कोई भी डोमिनेंट जीन ना हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये हमारा होता है डोमिनेंट जीन और रिसेसिव जीन। जो खुद को कम्प्लीटली एक्सप्रेस कर देते हैं वो होते हैं डोमिनेंट जीन, और जो खुद को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं वो होते हैं रिसेसिव जीन। जिन्हें खुद को एक्सप्रेस करने के लिए दूसरे की एब्सेंस ज़रूरी होती है वो क्या कहलाते हैं बेटा, रिसेसिव जीन्स कहलाते हैं। ओके, क्लियर है। और ये याद रखना, जितने डोमिनेंट जीन होते हैं ना उनको हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, तो जितने रिसेसिव जीन्स होते हैं उन्हें हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, डेफिनेशन तो खुद लिख लोगे। चलो अब आगे चलते हैं, अब हम और बेसिक टर्म्स देखते हैं। अब एक टर्म आती है फिनोटाइप। ये बार बार आएंगे, मुझे परेशान करेंगे, ये बेटर है मैंने पहले ही क्लियर कर ली। फिनोटाइप एंड जीनोटाइप क्लास 10 में सबने पढ़ा है, मे भी ऐसा हो भूल गए हो, कुछ को याद हो, जिसने ध्यान में पढ़ा होगा उसको याद होगा, जिसने रटा होगा वो भूल गया होगा डेफिनेटली। ओके, तो चलिए फिनोटाइप और जीनोटाइप सोचो, अपने दिमाग में जोर डालो, क्या होता है। P आ रहा है ना, तो P से समझ जाइए फिजिकल अपीयरेंस। व्हेन वी स्टडी द एग्जाम्पल, ओके देखो P4 फिनोटाइप और P4 फिजिकल अपीयरेंस। अगर मैं आपको देखने के बाद कह रही हूँ आप बहुत ब्यूटीफुल है, बहुत सुंदर हैं, आपके लंबे बाल हैं, बिल्कुल ब्लैक हेयर्स हैं, वाइट हो, आप बिल्कुल गोरे हो एकदम से, आपकी ब्लू आइज हैं, ठीक है। अगर मैं कुछ इस तरह से आपको मतलब एक फिजिकल जस्टिफाई करती हूँ तो ये क्या होता है फिनोटाइप, जब हम फिजिकल अपीयरेंस के बारे में बात करते हैं। ओके, एंड इफ I study about their genes, then it is known as genotype, the study of genes। ठीक है, जब हम डीपली उस चीज़ को स्टडी करते हैं, ठीक है, मैंने क्या बोला है, फेयर कलर है, बहुत ब्लैक हेयर्स हैं, लॉन्ग हेयर्स हैं और ब्लू आइज हैं। अगर मैं स्टडी करने लगूँ कि इन सब के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, इतने लंबे बाल है कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है उसके लिए, या ब्लैक हेयर्स के लिए कौन सी जीन रिस्पॉन्सिबल है, अगर मैं डीपली स्टडी करने की तरफ जा रही हूँ तो ये मेरा क्या कहलाता है, जीनोटाइप कहलाता है। The reason behind a particular character, okay,
द स्टडी ऑफ द रीजन बिहाइंड अ पर्टिकुलर कैरेक्टर इज नोन एज इट्स जीनोटाइप। ओके, तो ये हमारा क्या होता है बेटा, जीनोटाइप होता है, द स्टडी ऑफ जीन। ओके, जीन, जी फॉर जीन, जी फॉर, यहाँ पे आ रहा है ना जीन वर्ड आ रहा है तो खुद ही समझ जाइए कि यहाँ क्या होता है, जीनोटाइप होता है। हो गया, आगे चलें। चलिए अब और टर्म्स देख लेते हैं हम। होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस, ये वर्ड्स मैं सो मैनी टाइम्स यूज कर चुकी हूँ, बता भी चुकी हूँ। ठीक है, चलिए बेटा आगे चलते हैं होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस। तो होमो का मतलब एज यूजुअल सेम, जाइगोट कम फ्रॉम जाइगोट, जाइगोट तो पता ही होगा, फर्स्ट यूनिट पढ़ चुके हैं। हेयर हेटेरो मतलब डिफरेंट, जाइगोट मतलब जाइगोट। जो जाइगोट, जब जाइगोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन से मिलके बनता है तो उसे हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस या हेटेरोजाइगोट कह देते हैं। ठीक है, जब जाइगोट डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीन से मिलके बनता है तो क्या कहलाता है, हेटेरोजाइगस। और जब जाइगोट सेम टाइप ऑफ जीन से मिलके बनता है बेटा, whenever the zygote is made up of the same types of gene then it is known as the homozygous। जैसे कि फॉर एग्जांपल TT, TT, AA, AA, RR, RR, YY, YY। ठीक है, तो ये कौन सी कंडीशन होगी, सेम टाइप के है ना, आइदर both are the capitals, either both are small, either capital, either small, मतलब either dominant or either recessive, either dominant or either recessive। But if anyhow क्या हो जाए, ब्लेंडिंग हो जाए तो क्या होगा, तो वो बन जाएगा हेटेरोजाइगस। सपोज TT, अगर ऐसी कोई कंडीशन होती है तो तुम क्या कह देते हैं, हेटेरोजाइगस कह देते हैं। ओके, क्लियर है, किसी कोई डाउट, क्या सही लिखा है मैंने? नहीं बेटा मैंने सही नहीं लिखा है, ताकि आप लोगों को डाउट एकदम ये भी क्लियर हो जाए, ऐसा कभी भी कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, इसका कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है। मैं कहीं भी एग्जाम में देख लिया या लिख दिया, टिक कर दिया ना, 0 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, देखो ये मैंने बताया था सारे, ये मेरा डोमिनेंट है, ये रिसेसिव है, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव, डोमिनेंट रिसेसिव। ठीक है, तो ये मेरा डोमिनेंट हुआ, ये रिसेसिव हुआ, ये रिसेसिव, ये डोमिनेंट। ठीक है, कभी भी रिसेसिव पहले नहीं आता, हमेशा पहले कैपिटल लेटर ही आएगा, या तो दोनों ही स्मॉल हो या दोनों ही कैपिटल हो तो अलग चीज़ है, लेकिन अगर हेटेरोजाइगस है, अलग अलग जीन्स हैं, तो हमेशा पहले कौन आएगा। सपोज क्लास में कोई टीचर आया डेमो के लिए, ठीक है, क्लास में कोई टीचर डेमो के लिए आया है, प्रिंसिपल जो आपके स्कूल में या कहीं पर कहीं पर भी प्रिंसिपल है कोई भी, सपोज करो, उसको फीडबैक लेना है बच्चों से, ठीक है, पूरी क्लास प्रेजेंट है, टीचर सबसे पहले किसे बुलाएगी, सबसे पहले टॉपर को बुलाएगी, जो सबको क्या कर सकता है, डोमिनेट कर सकता है। तो ऐसे ही सबसे पहले हमें इसे रखना है कि डोमिनेंट है फिर रिसेसिव, जो डोमिनेंट है फिर रिसेसिव, लेकिन पहले रिसेसिव ऐसा पॉसिबल है कि जो बिल्कुल लूजर बच्चे हैं टीचर से बुलाए, नो नेवर, प्रिंसिपल से कभी बुलाएंगे ही नहीं, क्योंकि टीचर कुछ चीज़ समझा ले, बहुत रेयर केस होगा तो वो समझेगा। ओके, तो ये होता है हमारा होमोजाइगस और हेटेरोजाइगस, डोमिनेंट और रिसेसिव का केस।
ओके, अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई भी डाउट आता है आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं, लेकिन उसके लिए इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं है। आई नो बहुत छोटी छोटी बेसिक टर्म्स होती हैं और मे भी क्लास 10th में भी बहुत अच्छे से पढ़ा होगा आप लोगों ने, बट फिर भी कुछ ऐसे होते हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है, ठीक है। तो हमें सबके अकॉर्डिंग ही कराना है और साथ लेके चलना है सबको। चलिए अब मैं आपको गवर्नमेंट से सीखी एक टेबल बनवा देती हूँ जो मैंने प्रीवियस क्लास में भी बनवाई थी, बट वहाँ पर मैं जीन्स रिप्रेजेंट करना भूल गई थी। आज मैं वही जीन्स रिप्रेजेंट करने हैं अबाउट 7 कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स कि हमने कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। Characters, dominant, recessive. ओके, अब देख लीजिए कैरेक्टर्स में सबसे पहला हाइट क्या रहेगी, फिर फ्लावर की पोजीशन क्या रहेगी, फ्लावर पोजीशन क्या रहेगी बेटा, फिर फ्लावर का कलर क्या रहेगा, कोड की शेप, कोड का कलर, सीड शेप, सीड कलर। These are the 7 contrasting characters: height, tone और dwarf. Flower position